हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में मैं अपने इस लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक कार्नोट्स थ्योरम से स्टार्ट कर रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कार्नोट्स थ्योरम एंड कार्नोट्स रेफ्रिजरेटर। तो कार्नोट्स थ्योरम का स्टेटमेंट सीधा सीधा है कि कोई भी इंजन आप कंस्ट्रक्ट करिए वो कार्नोट इंजन के बराबर एफिशिएंट हो ही नहीं सकता है, राइट? कैन नॉट बी एफिशिएंट। तो ये स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम नो इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्नोट इंजन। कार्नोट से ज्यादा तो हो नहीं सकता, ज्यादा छोड़ी बराबर भी नहीं हो सकता है। वर्किंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर्स and the efficiency of the Carnot engine is independent of the nature of the working substance, right? Working substance के nature पे efficiency depend नहीं करेगी। और दूसरी चीज Carnot heat engine की efficiency से ज्यादा कोई इंजन तैयार कर ही नहीं सकते। और Carnot की efficiency कितनी है? 100%। तो 100% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 100% भी नहीं हो सकता, right? Got that? तो दिस इज द कार्नोट्स थ्योरम। मैंने स्टेटमेंट पढ़ दिए, आप इसको कॉपी करिए। इसके बाद हम आपको कार्नोट रेफ्रिजरेटर बताते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। कार्नोट रेफ्रिजरेटर है क्या, थोड़ा सा बता दूं, फिर एकदम से शुरू करूंगा। कार्नोट रेफ्रिजरेटर के बारे में कहा गया है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस देता है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब भाई हीट इंजन में क्या था कि हाइट सोर्स से हीट लेकर के वर्किंग सब्सटेंस तक जाती थी और रिमेनिंग जाती थी सिंक में। अब यहां उल्टा होगा, लो टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब की जाएगी और सराउंडिंग में हाई टेम्परेचर की हीट भेजी जाएगी। यानी सिंक से हीट एब्जॉर्ब करेंगे और सोर्स में हीट भेजेंगे। उल्टा काम होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये आपके जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके सेकेंड स्टेटमेंट, क्लाउसियस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन करता है, राइट? तो इसको कॉपी करिए, फिर मैं बताता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कर रहा हूं मैं, आपको कार्नोट रेफ्रिजरेटर के बारे में बता रहा हूं। थोड़ा सा मैंने बता ही दिया था, मैंने सब लिख दिया इसलिए ताकि आप नोट्स बना लीजिएगा। देखिए इंजन का सिस्टम वही है, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक, ठीक है? ये रिवर्स प्रोसेस है। हीट इंजन में क्या होता था, सोर्स से हीट लेते थे और जो बची हुई होती थी वो सिंक में जाती थी। लेकिन यहां उल्टा प्रोसेस हो रहा है, सिस्टम सिंक यानी कोल्ड बॉडी से हीट ले रहा है। Q2 हीट ली जा रही है, वर्किंग सब्सटेंस के पास वर्क हो रहा है और जो बची हुई हीट है दैट इज ट्रांसफर्ड टू द सोर्स, दैट इज द सराउंडिंग्स, राइट? अब जो हमारा ये है घर वाला रेफ्रिजरेटर, ये तो आइडियल रेफ्रिजरेटर है, रिवर्स प्रोसेस में वर्क कर रहा है। लेकिन हम लोग जो घर के रेफ्रिजरेटर को यूज करते हैं वहां पर हम लोग CCl2F4 को वर्किंग सब्सटेंस के तरीके से यूज करते हैं। और कोल्ड बॉडी क्या होगी, सिंक क्या होगा, तो उसके अंदर जो भी कुछ रखा हुआ है जो भी कुछ हम रखते हैं, फ्रूट्स हैं, ब्रेड्स हैं, जो भी है, वो कोल्ड बॉडी के तरीके से वर्क करता है। तो क्या होता है कि वहां से उस कोल्ड बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो क्या पॉसिबल है? हमने पहले ही बताया था, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है उसका सेकेंड स्टेटमेंट, क्लाउसियस स्टेटमेंट, कि विदाउट एनी एक्सटर्नल मैकेनिक्स इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, ठीक है? नहीं कर सकते हैं। तो बस इसके लिए जो घरों में हमारा फ्रिज है उसमें कंप्रेसर यूज किया जाता है और कंप्रेसर की हेल्प से जो उसके अंदर जो भी चीजें रखी हुई हैं उससे हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर सराउंडिंग यानी सोर्स हाई टेम्परेचर में भेज दिया जाता है। रिवर्स प्रोसेस है, 4 स्टेप में वर्क करता है। मैंने यहां पे लिखा है, आप देखिए, इसको समझिएगा। कार्नोट रेफ्रिजरेटर, it is Carnot's heat engine working in reverse direction. Reverse direction, हीट इंजन ऊपर से नीचे जाता था सोर्स से सिंक की ओर, लेकिन ये सिंक से सोर्स की ओर जा रहा, इसलिए रिवर्स डायरेक्शन बोला गया।
वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट Q2। जो वर्किंग सब्सटेंस है C से Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, दैट इज द सेम। और इसके बाद एट टेम्परेचर T2, यानी इसका टेम्परेचर क्या है T2। वर्क W is done by an external agency, यानी वर्क डन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंसी, जिसको कि कंप्रेसर बोलते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं। एंड Q2 हीट इज नॉट Q2, Q1 हीट इज रिजेक्टेड टू द सोर्स, और यहां से Q1 हीट सोर्स को रिजेक्ट किया जा रही है, दी जा रही है एट टेम्परेचर T1, यानी सोर्स का टेम्परेचर T1 है। वर्किंग सब्सटेंस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एट होम इज CCl2F4। और इसकी अगर हम, ये तो रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया गया है, कॉर्नर रेफ्रिजरेटर, और इसके बाद अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो फिर वर्किंग वही साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से चलेंगे लौट के वहीं आ जाएंगे 4 स्टेप्स में। और ये 4 स्टेप यहां लिखी हैं। देयर आर 4 स्टेप्स। गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड। अब जब गैस एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा? कूलिंग होगी ना, कूल होगी, राइट। तो कहते हैं गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। हाई से लो प्रेशर की ओर एक्सपैंड करने के लिए गैस को अलाउ किया जाता है। और प्रोसेस कौन सा? एडियाबेटिक, यानी सडन, अचानक। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? फास्ट प्रोसेस, सडन प्रोसेस। तो सडन प्रोसेस में गैस को एक्सपैंड किया जाता है हाई से लो प्रेशर की ओर। तो इससे क्या होता है कि जो वेपर्स हैं, जो गैस है वो वेपर्स और लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट होती है? वेपर्स लिक्विड मिक्सचर। ये लिखा लो प्रेशर एडियाबेटिकली एंड कन्वर्ट्स इनटू वेपर लिक्विड मिक्सचर। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आइसोथर्मल होगा। कहते हैं कोल्ड फ्लूइड इज अलाउड टू एब्जॉर्ब हीट Q2। कोल्ड फ्लूइड, जो भी गैसिक सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस, वो यहां से हीट एब्जॉर्ब करता है Q2 आइसोथर्मली, यानी स्लो प्रोसेस में, फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर से। यानी ये जो गैस है जो कि हमारी वेपर लिक्विड मिक्सचर के फॉर्म में आ गई है, वो सिंक से, कोल्ड रिजर्वायर से हीट Q2 एब्जॉर्ब करेगी एंड कन्वर्टिंग मिक्सचर इनटू वेपर। और जो ये मिक्सचर था हमारा वेपर लिक्विड का, इसको प्योर वेपर में कन्वर्ट कर देती है। थर्ड स्टेप क्या है? वेपर इज एडियाबेटिकली कंप्रेस। अब वेपर को कंप्रेस, पहले एक्सपैंड कर रहे थे, अब कंप्रेस करना शुरू किया। तो कहते हैं वेपर इज एडियाबेटिकली कंप्रेस टिल इट हीट्स अप टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इसको इतना कंप्रेस करते हैं कि सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर जब तक इसका टेम्परेचर नहीं हो जाता है। फिर फोर्थ स्टेप है, नाउ वेपर इज कंप्रेस अप, सराउंडिंग के टेम्परेचर में आ गया, तो अब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। फिर वही कहते हैं कि नाउ वेपर इज कंप्रेस कर चुके हैं, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस से, फास्ट प्रोसेस में। कब तक? जब तक सराउंडिंग के बराबर इसका टेम्परेचर नहीं हो रहा। और उसके लास्ट स्टेप में उसी वेपर को कंप्रेस किया जाता है आइसोथर्मली। नाउ वेपर इज कंप्रेस आइसोथर्मली इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग्स, फुल स्टॉप। वेपर रिलीजेस हीट। जो वेपर है किसका? वर्किंग सब्सटेंस, यानी CCl2F4 का जो वेपर बन गया था, वो हीट Q2 रिलीज करता है। और ये हीट Q1 हीट रिलीज करता है। और ये Q1 हीट जो है Q2 प्लस वर्क के बराबर होगी, यानी Q1 हीट रिलीज कर रहा है इज इक्वल टू Q2 प्लस W टू सराउंडिंग्स एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। और हीट रिलीज करके वापस अपनी स्टेट में आ जाता है। W इज द वर्क डन ऑन द गैस पर साइकिल, राइट। ये 4 स्टेप में दिया हुआ है। तो अभी आप एक काम करिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। हम इसकी एफिशिएंसी, यहां एफिशिएंसी नहीं बोलते हैं, परफॉर्मेंस बताता हूं, आप पहले इसको नोट करिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे वहां पे क्या था? एफिशिएंसी हीट इंजन में, यहां पर परफॉर्मेंस, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और उल्टा प्रोसेस है, वहां क्या था? W by Q1, और यहां क्या है? Q2 by W डिफाइन किया गया। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिमूव, यानी Q2 per second to the mechanical work done, and it is denoted by beta. The coefficient of performance beta is equal to Q2 by W. But अभी आपने यहां लिखा था मैंने कि
Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। तो इसका मतलब W क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। मैंने भी आज वर्किंग में लिखा था, उसमें 4 स्टेप दिए थे, वहां लिखा था Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो यहां क्या हो जाएगा, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, W की जगह रख दिया। अब इसको नीचे लेके आ रहे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 माइनस, डायरेक्ट करता हूं पहले, Q1 माइनस Q2 by Q2 and that will be 1 upon Q1 upon Q2 minus Q2 upon Q2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो is equal to 1 upon Q1 by Q2 minus 1 and this is your beta and that is the coefficient of performance, right? लेकिन बात तो वही है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट यहां से लेगा, कितना है जा रहा पता नहीं, लेकिन हमको इसके टेम्परेचर्स मालूम है T1 T2। तो कहते हैं बट Q1 by Q2 इज इक्वल टू T1 by T2। हम बता चुके हैं पिछले वाले टॉपिक में, Q1 by Q2 इज इक्वल टू T1 by T2। तो फिर बीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 by T2 माइनस 1। ठीक है, दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, एक एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन Q1 by Q2 माइनस 1, और दूसरा आ रहा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 by T2 माइनस 1, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 by T2 माइनस 1, और ये कंप्लीट है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्नोट रेफ्रिजरेटर। तो अभी आप एक काम करिए, वर्किंग आप कर चुके हैं, रेफ्रिजरेटर क्या होता है लिख चुके हैं, वर्किंग के साथ ये डायग्राम बनाया है आपने, ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, बिल्कुल उल्टा है। वहां पे क्या था, W by Q1, यहां Q2 by W, एकदम उल्टा है। और सारी वैल्यूज मैंने यहां पे की है, तो दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर Q1 Q2 मालूम है तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड, और अगर नहीं मालूम है तो इन दोनों के टेम्परेचर्स आपको मालूम ही है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 T2 यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और स्टूडेंट्स, दिस इज लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। स्टूडेंट्स देखिएगा, एक चीज रहेगी, जैसे बीटा का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आया था, ये कन्वर्ट करके हम यहां पहुंचे थे, तो इसको एलसीएम लेंगे तो T1 माइनस T2 82 पर चला जाएगा। दिस यू कैन राइट बीटा इज इक्वल टू, ये T2 पर जाएगा ना, तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, यानी ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्म में क्यों करेंगे कोई सॉल्व, ऐसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्म है, तो ऐसे ही इस फॉर्म में क्यों करेंगे, इसको सॉल्व करके लाते हैं यहां पर। तो एक हमारा ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के हैं, कॉपी कर लीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।